बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट ये चैप्टर जो है ना, ये है इसकी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है अंडर द हेडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट पहले आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है इसको, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं? वो वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। ये 5 बड़े मॉलिक्यूल जो हैं हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल जो हैं, जितने भी आप पहले के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करता है इस चैप्टर के अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और फिर इस लेक्चर में हम बताएंगे कि जो बायोकेमिस्ट्री है स्टूडेंट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी आप कह लें कि इंपॉर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो एनाटॉमी में है और फिजियोलॉजी में भी है। यानी उसमें आप कह लें कि जो स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की वजह से, और आप कह लें कि जो एक्टिविटी है दूसरी, जो आप कह लें कि फिजियोलॉजी है कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फंक्शन ऑफ द सेल, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कि कौन से जो है आप कह लें कि जो रिएक्शन हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है ये मुसलसल अगर हो रहे हैं, मुसलसल होते रहें, तो तब ये एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आप कह लें कि सर्वाइव रह सकता है, जिंदा रह सकता है। अगर ये रिएक्शन रुक जाए केमिकल, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। तो बायोकेमिस्ट्री को हमने डिफाइन करना है स्टूडेंट। अब केमिस्ट्री को हम जब डिफाइन करते हैं तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ केमिस्ट्री में हम केमिकल पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर हम यही केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट, अगर हम यही केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन किसी जानदार के अंदर पढ़ें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ें, तो उसको हम कहते हैं ये बायोकेमिस्ट्री है। यानी सिंपल अगर हम कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, अपना केमिकल प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिकल मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं, कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, केमिकल प्रोसेस को पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो ये तो केमिस्ट्री है। लेकिन इन्हीं को, केमिकल प्रोसेस को, केमिकल कंपाउंड को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट। It is the branch of biology that deal with the study of chemical component and the chemical process in living organism। यानी कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं और कौन कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी ज्यादा रिएक्शन होते हैं, जिस तरह रेस्पिरेशन है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। A basic knowledge of biochemistry is essential for the understanding anatomy and physiology। अब देखिए स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से वाज़ा करता हूँ। जिस तरह आप देखिए, अब हड्डियां जो है, बोन्स, जी हमें क्या, अब देखें कि हम दूध पीते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अब ये हमें कैसे पता चला? एक्चुअली ये आप कह लें कि बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें पता चला है।
कैसे पता चला? क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, और हड्डियां जो है आप कहते हैं कैल्शियम फास्फेट की वजह से, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके आप कहते हैं हार्डनिंग ऑफ बोन होती है, यानी बोन जो है वो हार्ड होती है। किसकी वजह से होती है? कैल्शियम फास्फेट की वजह से। अब कैल्शियम पाया जाता है दूध में, हम दूध पीते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो अब ये हमें किसकी वजह से ये नॉलेज हमारे पास कैसे आया? ये हमारे पास नॉलेज आया बायोकेमिस्ट्री की वजह से। जिस तरह हम देखें, पानी जो है, पानी की मिकदार, वाटर मॉलिक्यूल की जो मिकदार है वो बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे आप रिएक्शन जो है वो पानी के बगैर हो ही नहीं सकते। और इस तरह मुख्तलिफ आर्गन की जो प्रोटेक्शन के लिए भी पानी जरूरी होता है, कुशन का काम करता है। तो ये हमारे पास नॉलेज कैसे स्टूडेंट आया, किसकी वजह से आया? बायोकेमिस्ट्री की वजह से। अब हमें पता है कि देखें, हम गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, उसमें प्रोटीन होती है। अब उस प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर कि मुख्तलिफ ये जो प्रोटीन है, ये जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन उनके लिए जरूरी होती है। जिस तरह आप देखें, सेल मेम्ब्रेन की अगर कंपोजिशन की देखी जाए तो उसमें प्रोटीन की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। इस तरह जितने भी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन का बड़ा अहम रोल है। अब हम गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है, वो हमें फायदा देते हैं। तो ये नॉलेज हमारे पास कैसे स्टूडेंट आया है? बायोकेमिस्ट्री की वजह से। हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन हम के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन जाके आगे मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगी, रेस्पिरेशन में जो है इन्वॉल्व है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारा स्टूडेंट हमारे पास नॉलेज कैसे आया है? यानी कि जिस तरह बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर बना रही हैं, लिपिड जो मॉलिक्यूल है वो आप कहने के हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसका भी जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाने में रोल है। और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में रोल नहीं है, बल्कि हम जो एनर्जी स्टूडेंट हासिल करते हैं सॉरी जो मुख्तलिफ किस्म की हम एनर्जी हासिल करते हैं वो भी इन्हीं मॉलिक्यूल से हमें हासिल होती है। यानी दो आप कह लीजिए जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, कौन कौन सी? एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी में हम मुख्तलिफ जो आप कह लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो हमें आंख से नजर आती हैं। वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो किसकी वजह से बन रही हैं स्टूडेंट? किन मॉलिक्यूल से बन रही हैं, वो हमें कैसे पता चला? वो हमें बायोकेमिस्ट्री ने बताया कि ये मॉलिक्यूल इन सेल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है। और फिर फिजियोलॉजी स्टूडेंट की ये फंक्शन इन्होंने परफॉर्म करने हैं कि जो है ये सेल ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये जो फंक्शन की स्टडी है ये हमें किसने बताया? ये बायोकेमिस्ट्री ने बताया कि ये काम इन मॉलिक्यूल की वजह से होंगे, ये काम जो होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से होंगे, ये काम जो है इन काम के लिए इनऑर्गेनिक होना जरूरी है। तो स्टूडेंट ये सारी बातें, ये सारा नॉलेज हमारे पास कैसे आया है? ये सारा नॉलेज हमारे पास आया है बायोकेमिस्ट्री की वजह से। अब बिल्कुल ये देखें ना, अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री जरूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से जब स्टूडेंट आगे एफएससी के बाद जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जिनका मेडिकल में एडमिशन हो जाता है, तो उनको सबसे पहले साल बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अगर उन स्टूडेंट को समझ आएगी तो फिर उनको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी भी समझ आएगी। तो इसलिए स्टूडेंट, अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी, किस को समझने के लिए जरूरी है, एंड फिजियोलॉजी। यानी एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और फिजियोलॉजी में हम स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? मुख्तलिफ जो पार्ट हैं ऑर्गेनिज्म के, बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट होते हैं कि उनके फंक्शन क्या है, ये हम पढ़ते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। तो ये दोनों उस वक्त ही हमें समझ आ सकती हैं जब हमें बायोकेमिस्ट्री का पता हो, बिकॉज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आप कहने के स्ट्रक्चर आ वो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से ही बनी हुई है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल ऑर्गेनाइज हुए हैं और ये स्ट्रक्चर बनी है। जिस तरह मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन की मिसाल दी, इस तरह जितने भी आप स्ट्रक्चर दूसरी देख लें वो किसी न किसी बायोमॉलिक्यूल की वजह से ही बनी हुई है। एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट मिसालें क्या है कि जिस तरह फोटोसेंसिस, आपको पता है प्लांट के अंदर फोटोसेंसिस होते हैं, ठीक है, फोटोसेंसिस होती है, उसके फोटोसेंसिस से जो प्लांट है वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। रेस्पिरेशन है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर 24 घंटे रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उससे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। डाइजेशन, जो आप कहेंगे डाइजेशन का प्रोसेस, जितने भी हम खुराक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लिपिड खाते हैं, उनकी फिर डाइजेशन होती है, वो सिंपल मॉलिक्यूल में जो है वो आप कह लेंगे कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो आप कह लेंगे ब्लड में चले जाते हैं, फिर वो आगे बॉडी की हर सेल तक पहुंचते हैं।
कंट्रैक्शन, ये जो मसल कंट्रैक्शन होती है, ये स्टूडेंट हमें पता है कि जब इसमें कैल्शियम का एक खास रोल है, ठीक है ना। ये जितनी भी आप देखें ना रिएक्शन हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में किसका खास रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का रोल है। रेस्पिरेशन में किसका रोल होता है कि जो हम देखें ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो इसके लिए जरूरी है। डाइजेशन के लिए जितने भी हम देखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तमाम मॉलिक्यूल हम खाते हैं, ये इनकी फिर डाइजेशन होती है। मसल कंट्रैक्शन के लिए मैंने कहा कि कैल्शियम आयन आते हैं और फिर मसल कंट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। ऑल बी डिस्क्राइब इन बायोकेमिकल टर्म्स। इन तमाम को, ये जितने भी है ना, ये जितने भी रिएक्शन है, इनको हम बायोकेमिकल टर्म में बयान कर सकते हैं। इसमें आप स्टूडेंट समझना है कि ये इस सेंटेंस का मतलब क्या है। जिस तरह आप देखें फोटोसिंथेसिस है, उसको हम लिख सकते हैं, इसकी उसकी इस तरीके से मसावात लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये, ठीक है ना, C6H12O6, ठीक है, ये ऑक्सीजन बनेगी इसमें और फिर वाटर बनेगा साथ। और इसके लिए पता है आपको किस चीज का, क्लोरोफिल का होना और सनलाइट का होना जरूरी है। तो ये हम इक्वेशन की शक्ल में लिख लेते हैं। इस तरह आप देखें रेस्पिरेशन को भी हम इक्वेशन की शक्ल में लिख सकते हैं, डाइजेशन को इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाता है, मसल कंट्रैक्शन जैसे मैंने कहा, तो इन तमाम को आप कहेंगे केमिकल टर्म के अंदर लिखा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन क्या है। ऑल लिविंग थिंग आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, खास किस्म के केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं, व्हिच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यानी दो किस्म के आमतौर पर मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। स्टूडेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फर्क होता है। ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाए। ये बात याद रखनी है कि ऐसे नहीं करना चाहिए इस लेवल पे आके कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे नहीं कहना। कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हो, यानी बाउंडेड हो, आपस में उन्होंने बॉन्ड किया हो, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, और यही आप कहेंगे ज्यादातर जो आप कहेंगे फूड है हमारी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की शक्ल में ज्यादातर जो है हम फूड इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट का अमंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। अब ये भी आप कह लेंगे मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिज्म के लिए जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये भी जरूरी होते हैं, ये भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो स्टूडेंट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा रह सकता है। तो ये काम उसके लिए जरूरी है। नंबर 1 कौन सा लिखा हुआ है, इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। यानी इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट कि ये कुछ केमिकल एनवायरनमेंट से ले सके। जिस तरह आपको समझ आ रही है, अब देखें केमिकल, अब पानी जो है, आप देखें ऑक्सीजन जो है, ये केमिकल में ही सारे आते हैं ना। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे अंदर कौन सा केमिकल जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो मैं कैसे, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ऑक्सीजन को अंदर ले सकूं। ये मेरे में एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ये खाना जो है वो फूड की शक्ल में जो है वो अंदर ले जा सकूं, पानी जो है वो पी सकूं खुद। ये एबिलिटी मेरे में होनी चाहिए। ये एबिलिटी नहीं होगी तो मैं सर्वाइव नहीं रहूंगा। नंबर 2 स्टूडेंट, यूज देम टू मेक केमिकल ऑफ इट्स लिविंग मैटर। और फिर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि इन केमिकल को इस्तेमाल करके फिर आगे दूसरे आप कहने के जो कंपाउंड है वो बनाए जाए। क्या लिखा हुआ है, यूज देम टू मेक केमिकल ऑफ इट्स लिविंग मैटर। इस जो लिविंग मैटर है जो जरूरी है उसके लिए कंपाउंड, फिर आगे इनको यूज, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि ऑक्सीजन अब देखिए हमारे अंदर जा रही है। अब ऑक्सीजन आगे जाके कैसे इस्तेमाल होगी, ऑक्सीजन जाके रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी, रेस्पिरेशन होगा उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इस तरह पानी हमारे अंदर जाएगा, वो भी मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन के लिए जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। ये भी उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ले सके, और फिर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करें, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकें और उससे ग्लूकोज बना सकें। ये यानी कि दोनों चीजें जरूरी हैं कि एनवायरनमेंट से चीजों को ले भी सके, केमिकल को ले भी सके और फिर उनको मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए यूज भी कर सके, ताकि लिविंग मैटर बनाने के लिए वो जरूरी हो।
यानी अगर उसके अंदर वो रिएक्शन होंगे तो आगे नेक्स्ट कोई जो चीज बनेगी, नेक्स्ट रिएक्शन होगा, नेक्स्ट कंपाउंड कोई चीज बनेगा जो कि उसके सेल के लिए, उसकी सेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके सेल में जो मुख्तलिफ काम है उनके लिए वो जरूरी है। तो ये चीजें दो स्टूडेंट सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये पहले की VIP किस्म का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर दिस रीजन, आगे ये कंटिन्यू, फॉर दिस रीजन सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कांस्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिज्म है सेल का वो कांस्टेंटली परमानेंट तौर पर जो है वो हर वक्त क्या ले रहा है स्टूडेंट, ये केमिकल एनवायरनमेंट से ले रहा है एंड चेंजिंग देम केमिकली इनटू वेरियस वे। और फिर एक केमिकली मुख्तलिफ किस्म की बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं। ये स्टूडेंट हेडिंग बने की हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये अंडर द हेडिंग आते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ याद रखें कि हम जो मुख्तलिफ केमिकल मुसलसल ले रहे हैं, ये हम केमिकल स्टूडेंट मुसलसल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आगे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर जिस तरीके से मैंने कहा मैं आप पढ़ूं तो मेरे अंदर कौन सा जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, वो एक केमिकल है। अब आगे जाके वो किस में इस्तेमाल होगी, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी। सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कांस्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंस, वो मुसलसल जो ले रहे हैं एंड चेंजिंग देम केमिकली इनटू वेरियस वे। अब वो उसको तब्दील करें, किसके लिए तब्दील कर रहे हैं, किसके लिए, उनके यानी कौन से आपने आगे उनसे काम लेने हैं, कौन से काम लेने, वो कौन कौन से। नंबर 1 स्टूडेंट फॉर बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल, नंबर 1 यानी कि नए जो सेलुलर मटेरियल है उसको बनाने के लिए। जिस तरह आप देखें सेल की जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेली होती है, इस तरह और कुछ दूसरी स्ट्रक्चर भी होती है जो कि बनाने के लिए जरूरी होती है। तो ये फिर आगे जो केमिकल ले जा रहा है, मुसलसल अंदर जा रहे हैं सेल, आगे मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। या फिर नंबर 2 ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर सेल, या फिर उनसे जो है उस मटेरियल से क्या हासिल की जाती है स्टूडेंट, एनर्जी हासिल की जाती है। क्या की जाती है, एनर्जी हासिल की जाती है। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटी। जो लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदगी आप पहले, ये किस पे डिपेंड करती है कि सीजलेस केमिकल एक्टिविटी। अब सीजलेस केमिकल एक्टिविटी से स्टूडेंट क्या मुराद है कि ना रुकने वाली केमिकल एक्टिविटी, यानी ये जो केमिकल एक्टिविटी है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इनको मुसलसल 24 घंटे होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए। अगर किसी वक्त भी ये एक्टिविटी रुक जाती है तो फिर इंसान जो है वो उसका आप करें जिंदा रहना, या किसी भी जानदार का लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना नामुमकिन है। यानी 24 घंटे ये सीजलेस जो है ये केमिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। सीजलेस ये जो है ये मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी के अंदर होना चाहिए, यानी इसको किसी सूरत भी नहीं रुकना चाहिए। This chemical activity is maintained with a high degree of organization। अब ये लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट समझ लें, ये आप कह लें कि एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो सेंटेंस है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, ये समझना है आपने। हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात समझनी है कि जिस तरह हमने बिल्कुल ये वही करैक्टर है जिसने हमने लाइफ का करैक्टर डिस्कस किया था स्टूडेंट, तो उसमें एक लाइफ का करैक्टर ये भी था कि कंट्रोल केमिकल रिएक्शन। कंट्रोल यानी केमिकल रिएक्शन भी होनी चाहिए और उनको कंट्रोल भी करना चाहिए, यानी ना तो वो अपनी मिकदार से ज्यादा होना चाहिए रिएक्शन, ना ही कम होना चाहिए। अब जिस तरह देखें कि ग्लूकोज को जो तोड़ने वाला केमिकल है, अगर वो ज्यादा आ जाए यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाए नॉर्मल मिकदार से, तो ग्लूकोज की बॉडी में ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर वो केमिकल कम है उसको तोड़ने के लिए, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है ना, अपनी मिकदार से कम टूट रहा है, तो ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और हम जो है वो डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट कोई भी जो रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है उसको रिएक्शन होना भी जरूरी है, यानी कि मुसलसल होना जरूरी है, सीजलेस होना जरूरी है, और उसको कंट्रोल होना भी जरूरी है कि वो अपनी नॉर्मल मिकदार पे रहे। ठीक है ना, यानी कि ना तो रिएक्शन अपनी मिकदार से ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। दोनों सूरतों में जो है वो क्या है कि नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट ये एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक के अंदर कि केमिकल कंपोनेंट लिखा हुआ है और फिर परसेंटेज ऑफ टोटल वेट। दो आप कह लीजिए जो सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है स्टूडेंट और दूसरा मेमिलियन सेल है, यानी कि मैमल का सेल है। उनको आपस में कंपैरिजन किया गया है, उनका क्या किया गया स्टूडेंट, आपस में कंपैरिजन किया गया है किसके लिहाज से, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल वेट, यानी सेल वेट के लिहाज से कि उसमें सेल वेट के लिहाज से जो वाटर है वो बैक्टीरियल सेल में कितना है और मेमिलियन सेल में कितना है। ठीक है, जिस तरह आप वाटर लिखा हुआ है कि वाटर कितना है जी 70% है, मेमिलियन सेल में 20 है, ये बराबर है दोनों में।
यानी बैक्टीरियल सेल के भी अंदर वाटर जो है वो 70% है, मैमिलियन सेल के अंदर 70% है। प्रोटीन कितनी है जी? 15% किसमें? बैक्टीरियल सेल में है, और 18% किसमें है? मैमिलियन सेल में। कार्बोहाइड्रेट 3% बैक्टीरियल सेल में, 4% किसमें? मैमिलियन सेल में। लिपिड 2%, ठीक है, और इधर कितनी है? 3%। डीएनए के देख लें 1%, 0.25%। आरएनए को देख लें 6%, 1.1%। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एंजाइम आ जाता है, अमून आ जाते हैं, मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, 2%, ये दोनों इक्वल हैं। इनऑर्गेनिक सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम, क्लोरीन आयन, सल्फेट आयन, ये दोनों में 1% पाए जाते हैं। अब ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से, कि एमसीक्यू से यहाँ से आप कोई आप कहें कि एमसीक्यू जो है वो यहाँ से इस टेबल से बन सकता है, तो इस टेबल को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले भी मैंने ये बात आपको बताई है कि जितना भी टेक्स्ट बुक में मटेरियल होता है मैं तकरीबन वही सारा यूज करता हूँ, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग भी बना देता हूँ। तो आपको बिल्कुल और कोई बुक जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक को स्टूडेंट फॉलो करते हैं वही अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके ही मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मैंने तकरीबन वो टेक्स्ट बुक वाला सारा मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ। आप बिल्कुल इस मटेरियल को जो है वो तैयार करें, तो इंशाल्लाह जो है आप बहुत अच्छे नंबरों से जो है वो कामयाब होंगे। बल्कि मेरा तो लेक्चर जो है ना वो सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए नहीं होता, इसके बाद जो आप मेडिकल के लिए टेस्ट देंगे या जॉब के लिए टेस्ट देंगे, तो इंशाल्लाह उनकी भी जो है वो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।